ओके, सो ये हमारा लेक्चर 4 है और ये लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट के चलते इसे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है। सो कोई बात नहीं, इसे हम दोबारा करेंगे क्योंकि उसमें ओरिजिनल में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो कोई बात नहीं, पूरा रिकॉर्ड कर लिया था। तो अब हम देखेंगे क्या चीज। पिछली बार हम लोग ने क्या देखा था, हाइड्रोजन का ऑकरेंस देखा था, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ देखे थे, है ना, कुछ कुछ देखा था हम लोगों ने। उसका प्रिपरेशन देखा था, लेबोरेटरी, इंडस्ट्रियल, जनरल मेथड्स। उसके पहले के क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशंस के बहुत सारे टर्म्स को देखा था, आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे। और उसके पहले के क्लास में हम लोगों ने वाटर्स के बारे में देखा था, ऑकरेंस, उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स नॉन मेटल के साथ उसका जो रिएक्शन था, मेन मेन जो कंपाउंड्स बन रहे थे उनको देखा था। और ये देखा था अभी पिछले वाले क्लास में बॉश प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। बॉश प्रोसेस जिसमें वाटर गैस का यूज करके हम लोग क्या बनाते थे, वाटर गैस का यूज करके हम लोग हाइड्रोजन बनाते थे, इंडस्ट्रियल लेवल पे हाइड्रोजन बनाते थे। किसका, बॉश प्रोसेस का यूज करके। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा बॉश प्रोसेस में। तो CO प्लस H2 देख रहे हो यहाँ पर, इसी को कैटेलिटिक, एक थोड़ा सा आप देख लो यहाँ पर, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन यहाँ पर जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैटेलिटिक ऑक्सीडाइज होता है। कैसे, देखो CO के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ रिएक्टेंट में CO2 बन गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो ऑक्सीडेशन होता है। और हाइड्रोजन यहाँ पर किस में गया, यहाँ पर वाटर किस में गया, रिडक्शन में। देखो तो ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन है इसके पास, नहीं है, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ, तो इसीलिए कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन होता है। और बॉश प्रोसेस इसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जब भी बॉश प्रोसेस का नाम है BOSH, बॉश प्रोसेस, तो समझना कि इंडस्ट्रियल मेथड से भारी मात्रा में प्योर H2 गैस बनाने का तरीका है। तो ऑप्शन आएगा तो आप वहां पर टिक कर देना। प्रॉपर्टीज में आके देखते हैं, तो प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो हाइड्रोजन क्या होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस। कलरलेस, कोई कलर नहीं, ठीक उसी तरह वाटर की तरह ही ना, नॉर्मली वाटर का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जब वही थिक लेयर बनते जाता है तो हमें वो थोड़ा नीला जैसा दिखाई देने लगता है, जैसे समुद्र में। ऑर्डरलेस यानी इसका कोई गंध या सुगंध या दुर्गंध कुछ नहीं, पता ही चलेगा कि कैसा इसका स्मेल है। नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी, अब नेग्लिजिबल सॉलिडिटी के माध्यम से ये थोड़ा सा ऑक्सीजन से अलग है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको याद है ना, जब हम लोगों ने चैप्टर 4 कर रहा था, ऑक्सीजन क्या होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में, सैडली सोल्यूबल होता है ऑक्सीजन। और ये अच्छी बात है, तभी तो इतने सारे फिशेस और वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वे ब्रीथ कर पाते हैं, वे उसी सोल्यूबल ऑक्सीजन का यूज करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऐसा नहीं है, नेग्लिजिबली सोल्यूबल, न के बराबर सोल्यूबिलिटी है इसका। लिस्ट डेंसिटी, न्यूट्रल है, यानी न तो एसिडिक है न बेसिक है। मैं फ्री हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, फ्री स्टेट में, ये नहीं कि आप कंबाइन स्टेट की बात कर लेना, कंबाइन स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे एसिड हैं जिनमें हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो वो तो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देंगे, नहीं, न्यूट्रल होता है ये फ्री हाइड्रोजन। लिक्विफिकेशन इसका डिफिकल्ट है क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर लो है। क्रिटिकल टेम्परेचर आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया गया था, -253 डिग्री सेल्सियस है, बाप, इतना कम टेम्परेचर, तो लिक्विफिकेशन बहुत डिफिकल्ट है इसका। फास्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन और एब्जॉर्प्शन, देखो एब्जॉर्प्शन होता है हाइड्रोजन, ये इसका बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। एब्जॉर्प्शन नहीं है, एक ऑब्जॉर्प्शन होता है, देख रहे हो, ABSORPTION, ये नहीं, ADSORPTION। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन कंपाउंड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। यानी कि मान लो जैसे प्लेडियम या यहाँ पर प्लेटिनम है, ठीक है, यह प्लेटिनम मेटल है, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स आके क्या हो, स्टिक कर जाए, ठीक है, इन पर पूरी तरह सोख नहीं लेंगे, ऑब्जर्व नहीं कर लेंगे, एब्जॉर्व कर लेंगे। ओके, ये चीज हो गया। हाइड्रोजनेशन में इसका यूज होता है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में, जो कि हम थोड़ा देर में पढ़ेंगे। अच्छा, पैलेडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 46, प्लेटिनम का 78, निकल का 28 और कॉपर का 29 और जिंक का 30। तो 30 तक याद रखना भी चाहिए सबको, है ना। तो अच्छा, ये एटॉमिक मास भी निकल का 59, प्लेटिनम का 195, पैलेडियम का 106.42। ये सब याद न भी हो, लेकिन 30 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद होना चाहिए, बहुत फायदा होगा आपको। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा कि हाइड्रोजन क्या होता है, कुछ मेटल्स के सरफेस पे क्या होता है, एडजॉर्ब होता है, जैसे पैलेडियम के सरफेस पे, प्लेटिनम के सरफेस पे, निकल के सरफेस पे। और हम देखेंगे भी इसका क्या यूज है, अगर ये होता है तो इसका यूज क्या है एब्जॉर्प्शन का। लेकिन उससे पहले हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो रिएक्शन विथ एयर, तो जब भी हाइड्रोजन जलता है, आपको पता है हाइड्रोजन क्या है, एक
फ्लेमेबल सब्सटेंस है, आपको पता है फ्लेमेबल सब्सटेंस है हाइड्रोजन, यानी ये खुद बर्न करता है, कंबशन होता है इसका। लेकिन ऑक्सीजन फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं है, ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है बल्कि दूसरे सब्सटेंस को कंबशन करने में सहायता देता है। तो ये दोनों के बीच में एक बहुत मेन डिफरेंस है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब भी बर्न करता है तो ये वाटर देता है, देख रहे हो, और ये ब्लू फ्लेम है, ये ब्लू फ्लेम के साथ ये बर्न करता है। फिर रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स देख लेते हैं। नॉन मेटल्स देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन, अब यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, नॉन मेटल है ना, नाइट्रोजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, इन सब का हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन देख रहे हैं। तो जब भी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, और आपको पता है ना कि ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये LOCN2S थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन, यही तो लिखा हुआ है। अच्छा, एक और फोटोकेमिकल रिएक्शन का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, बहुत फेमस है, फोटोसिंथेसिस, ये भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। H2O प्लस CO2 क्लोरोफिल और लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज देता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, देख रहे हो। तो फोटोकेमिकल का रिएक्शन का अगर कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो फोटोसिंथेसिस है, और ये वाला भी दे देना, H2 प्लस CO2 2NaCl। और भी एग्जाम्पल्स हैं, एक सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जाम्पल है ना, जो कि फोटोग्राफी में यूज होता है ना, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, सिल्वर ब्रोमाइड के वाला फोटोग्राफी का जो यूज था। तो ये हमारा 2NaCl दे दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना ये। और N2 प्लस 3H2 आयरन कैटालिस्ट लेते हैं, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहता है, तो ये अमोनिया बनाता है। और आपको इस प्रोसेस को हैवर प्रोसेस भी कहते हैं। एक तो बॉश प्रोसेस पढ़ा हमने, जिसमें हाइड्रोजन हम लोगों ने इंडस्ट्रियली हमने बनाया था, भारी मात्रा में वाटर गैस का यूज करके हम लोगों ने भारी मात्रा में प्योर हाइड्रोजन को बनाते हैं। लेकिन एक हैवर प्रोसेस है जिससे अब हम लोग भारी मात्रा में क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो जब भी हैवर प्रोसेस का नाम कहीं आए तो समझ जाना कि वहां अमोनिया बनाया जा रहा है। तो आप ऑप्शन में वहां टिक कर देना, आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो हैवर प्रोसेस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का यूज भी तो है ना। तो देख लो, नाइट्रोजन सल्फर के साथ मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड का रोटेन एग स्मेल होता है। ओके, रोटेन एग स्मेल हाइड्रोजन सल्फाइड का। ये मेटल, कुछ मेटल के साथ रिएक्शन देगा, कुछ नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देखते हैं। ओके, नॉन मेटल के साथ, सॉरी, कुछ मेटल के साथ रिएक्शन देखते हैं। पोटेशियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखते हैं तो पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम का सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम का हाइड्रोजन के साथ कैल्शियम हाइड्राइड। अब आप लोगों ने इस तरह के कंपाउंड्स को बहुत कम देखा होगा। ओके, इस तरह के कहीं भी आप लोगों ने न के बराबर देखा होगा अभी तक। तो मैंने भी सोचा कि आखिर क्या है इसका यूज, तो मैंने इंटरनेट पर थोड़ा सर्च किया, मुझे पता चला कि इनका बहुत सारा यूज है। ये जो हाइड्राइड्स ऑफ मेटल कहेंगे, ओके, हाइड्रोजन स्टोरेज में यूज है, रिचार्जेबल बैटरीज में यूज है, हाइड्रोजन कंप्रेसर में यूज है, हीट स्टोरेज एंड हीट पंप्स में यूज है, सेंसर्स एंड एक्टिवेटर्स में यूज है, आइसोटोप के सेपरेशन में यूज होता है, पावर मेटलर्जी में यूज होता है, इन हाइड्राइड्स का, इन मेटल हाइड्राइड्स का यूज होता है। मेटलर्जी का अलग ब्रांच है इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पर हम देखें रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है, मेटल प्लस वाटर देता है। देख लो, जिंक ऑक्साइड, जिंक प्लस वाटर, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो आपका आयरन प्लस वाटर। फिर लेड ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो लेड प्लस वाटर। और हाँ, इनका कलर भी याद रखना, नहीं तो 11-12 में जाके आपको एक बड़ा सा एक पन्ना धरा दिया जाएगा, 2-3 पन्ना, उसमें सभी केमिकल कंपाउंड्स का आपको क्या करना पड़ेगा, कलर याद करना पड़ेगा। तो बहुत दिक्कत होगा उस समय, मैंने नहीं किया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो जेडनो जो है वो व्हाइट कलर का होता है, याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना, Zn प्लस H2O। लेकिन जब Zn प्लस H2O का सोल्यूशन मिलता है तो ब्लूइश व्हाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि शायद ये एक्वस सोल्यूशन आ गया है। कि एक्वस सोल्यूशन किसे कहते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कौन हो, वाटर हो, उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। और नॉन एक्वस जिसमें सॉल्वेंट वाटर ना हो, कोई दूसरा लिक्विड हो, ऐसा सॉल्यूशन को नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। Fe2O3 ये ब्राउन कलर का होता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये ग्रे कलर का हमें क्या मिलता है, आयरन प्लस वाटर मिलता है। PbO आपको पता है ना, जब हम लोग ऑक्सीजन का पढ़ रहे थे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, वहां PbO आया था, लेड ऑक्साइड। यहाँ +2 में है लेड, है ना, +2 वैलेंसी है यहाँ पर। ये येलो कलर का है, लिथार्ज फॉर्म करता था ना, तो PbO येलो कलर का होता है। और ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके Pb प्लस H2 तो ग्रे कलर Pb क्या है, ग्रे कलर का है। फिर हम लोग ये कॉपर ऑक्साइड है, फिर क्यूपरस ऑक्साइड, जो पढ़ो इसे,
हालांकि ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्योंकि कॉपर दो तरह के वैलेंस एग्जिस्ट करता है ना, एक तो +1 है और एक +2 देता है ना, तो इसको क्यूपरस पढ़ते हैं और इसको क्यूप्रिक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कॉपर +2 में है तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया। ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये कॉपर प्लस वाटर देता है, तो CO ब्लैक कलर का। ये पिछले बार भी हमने दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा था इसको, पिछले वाले चैप्टर में। और एक यहाँ पर ब्लैक कलर क्यूपरस क्यूप्रिक ऑक्साइड किसमें बदल जाता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, कॉपर प्लस वाटर। कॉपर रेड कलर का होता है। हाइड्रोजनेशन, देखो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था हम लोगों ने हाइड्रोजन का, एडजॉर्प्शन का ना, एडजॉर्प्शन, ऑब्जॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन। जब एक्युमुलेशन ऑफ वन कंपाउंड onto the substance of another compound है ना, और on another substance, accumulation of one compound on the surface of another substance is called absorption। क्लास 12 के सरफेस केमिस्ट्री में इसको अच्छे से पढ़ना है। तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है, कैटालिटिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सम कार्बन कंपाउंड्स। तो इथाइलिन, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है और इथेन बन जाता है। हालांकि नहीं समझ में आ रहा होगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन कोई बात नहीं, इतना समझना कि कैटालिटिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सम कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, इसी को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हिंदी में से क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखना हाइड्रोजनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, खैर कोई बात नहीं। इसका यूज कहाँ है यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो एक तो होता है वेजिटेबल ऑयल्स, दूसरा होता है एनिमल ऑयल्स। एनिमल ऑयल्स में क्या आते हैं, घी आते हैं ना, घी इस तरह के हमारा सब्सटेंस आते हैं। लेकिन वेजिटेबल ऑयल में क्या आते हैं, ग्राउंडनट ऑयल, बादाम का तेल, सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, इस तरह के है ना। तो घी, एनिमल ऑयल्स क्या होते हैं, ये मतलब कुछ ज्यादा ये सॉलिडिफाई कर जाते हैं, समय आने पे ये सॉलिडिफाई कर जाते हैं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर इधर उधर हुआ ये सॉलिडिफाई कर जाते हैं। क्या होते हैं, सॉलिडिफाई कर जाते हैं। शायद इनमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन वेजिटेबल ऑयल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है, इसलिए वेजिटेबल ऑयल जल्दी सॉलिडिफाई नहीं करते हैं, यानी कि ये लिक्विड से सॉलिड स्टेट में नहीं बदलते हैं जल्दी। लेकिन एनिमल्स ऑयल जल्दी बदल जाते हैं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर इधर उधर हुआ तो। लेकिन वेजिटेबल्स के साथ ये नहीं होता है, ओके। लेकिन अगर इन्हें सॉलिडिफाई करना है, इंडस्ट्रियली इन्हें क्या किया जाता है, सॉलिडिफाई किया जाता है। कैसे, जब भी वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन गैस से पास करवाते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, तो क्या होता है, ये सॉलिडिफाई कर जाते हैं। सॉलिडिफाइड व्हेन पास थ्रू H2 गैस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। क्यों निकल कैटलिस्ट, क्योंकि निकल कैटलिस्ट पे ऑब्जॉर्प्शन होगा, किसका, हाइड्रोजन गैस का ऑब्जॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन होगा, और वहीं से वेजिटेबल ऑयल क्या होंगे, सॉलिडिफाई कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन का कंटेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी को नॉर्थ इंडिया में, अगर आप नॉर्थ इंडिया के रहने वाले तो उसको डालडा कहते हैं, याद आया, वनस्पति तेल, ठीक है, जो बड़े बड़े शादी वगैरह में जो कैन आते हैं ना डालडा का। हालांकि अब तो बहुत कम यूज हो गया है, क्योंकि ये डालडा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटा देता है। रिसर्च में भी सामने आया है, मैं पढ़ रहा था इंटरनेट पे। तो इसी को डालडा कहते हैं। और हाइड्रोजनेशन के बाद जो हमें जो भी सब्सटेंस मिलता है, उसका एग्जांपल पाल्म ऑयल हो गया। जो भी आप पैकेजिंग सब्सटेंस खाते हो ना, पैकेजिंग फूड, उसमें ज्यादातर पाल्म ऑयल का यूज होता है। वनस्पति तेल हो गया, सॉप भी यही होता है, हाइड्रोजनेशन ही होता है सॉप, और सॉप बनता है। वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन होता है, सॉप बनता है। आपको समझ में आया कि जो हाइड्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रॉपर्टी होता है, यानी दूसरे सब्सटेंस पर क्या होता है, एक्युमुलेशन हो जाना, है ना, उसके मॉलिक्यूल एक्युमुलेट कर जाते हैं। इसका कितना अच्छा यूज है, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। निकल का एटॉमिक नंबर 28 और एटॉमिक मास का शायद 59 होता है, चेक कर लेना, 59 यू शायद। तो ये था हमारा वेजिटेबल और एनिमल। मैंने अलग अलग करके इसलिए लिखा था ताकि आपको समझ में आए। लेकिन अभी भी आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि फिर सॉलिडिफाई क्यों करते हैं जब ये हेल्थ के लिए इतना हानिकारक है। तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसका स्टेबिलिटी बरकरार रहे, इसका फ्लेवर बरकरार रहे। स्टेबिलिटी का मतलब ऑटो ऑक्सीडेंट ना हो, थर्मल डिकम्पोजिशन ना हो, इस तरह से। मैं पढ़ रहा था अभी इंटरनेट पे, इसको का आर्टिकल्स पढ़ रहा था मैंने भी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। तो स्टेबिलिटी बरकरार रहे, उस ऑयल का फ्लेवर बरकरार रहे, यानी ज्यादा समय तक टिके रहे, ऑटो ऑक्सीडेंट रहे, थर्मल डिकम्पोजिशन ना हो, इस तरह की चीजें, इसलिए इसे सॉलिडिफाई करते हैं। तो अब क्लियर हुआ कैसा डालडा बनता है और ये एनिमल ऑयल क्या होते हैं, अलग अलग करके लिख दिया हूं। अब आते हैं हम लोग किसमें, किसमें आते हैं, यूजेस में आते हैं। मैं कुछ छोड़ा तो नहीं ना हूं यहाँ पर।
पढ़ लेना, यूज ऑफ हाइड्रोजनेटेड हेल्प्स टू प्रोलॉन्ग द सेल लाइफ ऑफ द फूड एंड मेंटेन फ्लेवर एंड स्टेबिलिटी, यानी कि उसके सेल लाइफ को बढ़ा देता है, उसके लाइफ को बढ़ाता है फूड के, है ना, डालडा को अधिक जल्दी खराब नहीं होता है फूड सब्सटेंसेस जब इसका यूज करते हैं तो। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन है, देख लेना। यूजेज ऑफ हाइड्रोजन तो अमोनिया बनाने में यूज होता है। हमारा प्रोसेस आपको पता ही, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जब आयरन कैटलिस्ट लिया जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर टेम्परेचर होना चाहिए था यार, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर लिख लेना, मेरे ख्याल से तो ये होना ही चाहिए, शायद हाई प्रेशर होना ही चाहिए, टेम्परेचर का मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन शायद जो भी हो हाई प्रेशर होता है और आयरन कैटलिस्ट होता है और अमोनिया बनता है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ मिलता है। तो 1:3 का रेशियो देख रहे हो ना, 1:3 का रेशियो देख रहे हो। एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जब तीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से मिलता है तो हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया मिलता है। अच्छा, इसी अमोनिया को खैर छोड़ दो, इसी अमोनिया को जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से पास करवाते तो क्या मिलता था, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता था, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। लेकिन अगर इसी अमोनिया को लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से पास करवाते थे तो क्या मिलता था, नाइट्रोजन गैस मिलता था। देख लो दोनों केस में अलग अलग, ये क्वेश्चन भी था पिछले वाले चैप्टर में। फिर NaCl बनाने में यूज होता है, आपको पता ही ये फोटोकेमिकल रिएक्शन वाला H2+Cl2 2HCl। मिथाइल अल्कोहल बनाने में यूज होता है CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ जब मिलता है तो यहाँ जो भी कैटलिस्ट यूज होता होगा, शायद कैटलिस्ट यूज होता ही है, तो CH3 मिथाइल अल्कोहल बनता है। डालडा वनस्पति तेल बनाने में यूज होता है हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से। पेट्रोल और गैसोलीन बनाने में यूज होता है, अति कोयले से पेट्रोल और गैसोलीन बनाने में यूज होता है ये। इलेक्ट्रिकल सेल्स में इस्तेमाल होता है, ऑक्सी हाइड्रोजन ब्लो टॉर्च में इस्तेमाल होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में इस्तेमाल होता है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल इन रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। अच्छा, लिक्विड ऑक्सीजन को भी तो फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते थे ना रॉकेट में, है ना, कुछ याद आ रहा है। फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं, देख रहे हो ये WO3 क्या है, टंगस्टन का ऑक्साइड है। टंगस्टन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है ना टंगस्टन का, जो हम लोग बल्ब में यूज करते हैं। हालांकि उस तरह का बल्ब बहुत कम यूज होता है क्योंकि आजकल तो LED बल्ब का ज्यादा यूज है। लेकिन देख रहे हो यहाँ टंगस्टन में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो टंगस्टन में ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब टंगस्टन का ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, एक भी ऑक्सीजन अथी नहीं था, और टाइम था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एटम इसके साथ जुड़ गया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का और इसका रिडक्शन हुआ। तो टंगस्टन का ऑक्साइड से हम लोग जब उसका हाइड्रोजन गैस से जब रिएक्शन करवाते हैं तो टंगस्टन मेटल मिलता है और प्लस में वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वाटर मिलता है हमें। अच्छा, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74 होता है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो याद रख सकते हो। और इसका एटॉमिक मास 184 है ना, 184 ये होता है, एटॉमिक मास यूनिट 184। तो हाइड्रोजन का यूज कहाँ पे था, रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड, कुछ मेटल के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज होता है उसके ऑक्साइड से, ठीक है। मेटलर्जी में इसका है ना, इसका सकते मेटलर्जी में यूज है। अच्छा, ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च है इसका मतलब क्या है, तो जब भी दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड, यहाँ पर दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इसे करंट पास कराया जा रहा है और इसी के दोनों बीच से हाइड्रोजन गैस को पास कराया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, डिसोसिएट कर जाते हैं, एटम्स में टूट जाते हैं और उसके बाद वे रिकम्बाइन, फिर दोबारा रिकम्बाइन हो जाते हैं। जो टूटे हैं डिसोसिएट किए हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स वो दोबारा रिकम्बाइन कर जाते हैं और उस समय रिकम्बाइन का प्रोसेस में हाई हीट एनर्जी और हाई लाइट एनर्जी और हाई लाइट एनर्जी इवॉल्व होता है, ठीक है, मिलता है और बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है उस समय। और उसी टेम्परेचर यूज हम किस में कर सकते हैं, वेल्डिंग ऑफ एलॉयज में, ठीक है, वेल्डिंग जानते हो ना, वेल्डिंग ऑफ एलॉयज के वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। ये क्वेश्चन भी है आपके बुक में। तो आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। मैंने चैप्टर 5 लगभग कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन आंसर में शॉर्ट आंसर टाइप आप क्वेश्चन बनाना, जो भी प्रॉब्लम होगा आप ईमेल पर केवल क्वेश्चन नंबर बता देना शॉर्ट आंसर में, मैं उसको बनाने का कोशिश करूंगा। और लेवल 1 के क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगा ही इनके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और लेवल 2 लेवल 3 में भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताना। और तो कैसा लगा ये आप फीडबैक बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और हम लोगों ने पहले क्लास में क्या पढ़ा था इस चैप्टर का, वाटर के बारे में, वाटर का ऑकरेंस, उसका प्रिपरेशन, उसका मेटल के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, यूजेस, है ना। और फिर उसके बाद सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी सबका कंसेप्ट देखा हम लोगों ने, है ना, सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट देखा। और बहुत सारे देखो यहाँ पर टर्म्स पढ़े ही है ना सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी में,
क्रिस्टलाइजेशन, इफोलेंस, डेलिक्विशन, सोल्युबिलिटी, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, डेसिकेटिंग एजेंट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक्वस, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशंस। उसके बाद हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, ओकरेंस पढ़ा, उसका प्रिपरेशन पढ़ा, लेबोरेटरी मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, जनरल मेथड, और फिर उसका रिएक्शन मेटल नॉन मेटल मेटल ऑक्साइड के साथ देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसी में ना हाइड्रोजन का सब देखा, हाइड्रोजन का यूजेस देखा, है ना, हाइड्रोजनेशन ये सब देखा। सो आई होप कि ये चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला होगा। सो अगर अच्छा लगा चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो आई बटन पर क्लिक करके और भी चीज़ों को, और भी कई सारे प्लेलिस्ट दिए गए उनको देख सकते हो। और इसका PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे। पार्ट 3 में ही इसका पार्ट 3 ही टेलीग्राम पे लिखा होगा, भले लेक्चर नंबर 4 है यूट्यूब पर अपलोड किया है, लेकिन पार्ट 3 का जो PDF है वही PDF है, ठीक है, उसी में ये सब लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि मैंने 2 पार्ट बना दिया है एक ही PDF का, तो वहाँ पर आप जाके इसको देख सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप गूगल पे के द्वारा मुझे कुछ डोनेशन करके आप मदद भी कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।